नमस्कार साथियों, मैं मनीष मियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और उसमें किताब एक समकालीन विश्व राजनीति। हमारे दो किताबें चल रही हैं, एक विश्व राजनीति की और एक भारत की राजनीति की। भारत की राजनीति में जो पहला अध्याय था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब विश्व राजनीति में अगर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कुछ पढ़ने जाने वाला या सबसे ज्यादा जानने वाला कोई मुद्दा अगर देखा जाता है तो वह है शीत युद्ध का दौर, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पर जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कुछ जानना है। ओके, पहले तो हम जानेंगे शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, शीत युद्ध का दायरा क्या होता है, कहां तक फैला हुआ था शीत युद्ध, उसको समझेंगे। और उसके बाद बात करेंगे सीमित परमाणु परीक्षण। यह आपके लास्ट चैप्टर के बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग समझेंगे। अब आप कहोगे सर अभी तो काफी कंटेंट बाकी है, अभी तो गुट निरपेक्षता वाला भी बाकी है, अभी तो न्यूज का बाकी है, तो काफी कुछ बाकी है सर, तो आप अब भी लास्ट का बॉक्स अब भी क्यों करा रहे हो। देखिए, आपको कैसे क्या कब समझाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, आप उस बात की चिंता मत करिए। ठीक है, तो आपको बस क्लियर होना चाहिए कि क्या है, कब कौन सी चीज कहां इंटरकनेक्ट होगी वो मुझे पता है, मैं आपको समझा दूंगा। बस आप समझते जाइए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, और जो सपना आपने देखा है कलेक्टर बनने का, वो कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करिए। इस किताब की एक खासियत और है, और फिर लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, दोनों किताबें जो चलाई गई हैं बोर्ड के द्वारा, दोनों किताबों की अपनी अपनी खासियत है। अब जब आप 11th 12th में क्यों कहा गया है कि भाई आप 11th से ही अपना आपको एक यूपीएससी के लिए तैयार करना शुरू कर दे। देखिए, 11th में दो बुक्स चलाई गई, कौन कौन सी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली, संविधान वाली, और दूसरी चलाई गई पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक जो विचार है वो वाली। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप अपने देश के संविधान का जो ज्ञान है ना, वो कहां ले लेते हैं, कक्षा 11 में ले लेते हैं। काफी हद तक का जो नॉलेज है वो कक्षा 11 में ले लेते हैं। उसके अलावा काफी विचार एक देश में, एक समाज में होते हैं, समानता का विचार, न्याय का विचार, ठीक है, ऐसे जो विचार होते हैं उन विचारों के बारे में, अलग अलग विचारों के अलग अलग फिलोसफर के बारे में जानना, ये हम कहां जान लेते हैं, पॉलिटी में जान लेते हैं। हम पढ़ते हैं कि अगर ये विचार है तो इस विचार पे अगर इस वाले पर्सन ने कुछ कहा है तो वो वाला पर्सन और कुछ कह रहा है, और किसका विचार फिर ज्यादा बेहतर है और किसके विचारों से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप कक्षा 11th में पढ़ लेते हैं। पर मुझे थोड़ा सा दुख ये होता है कि कक्षा 11 में आप लोग क्या है, थोड़ा सा सीरियस होकर के नहीं पढ़ते। आप सोचते हैं 11th ही तो है, पर 11th की सच में जो बुक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कर लिया, यहाँ पे आपने विचारों को क्लियर कर लिया। फिर हम आते हैं 12th में। अब 12th में यहाँ पे आपको 1947 के बाद इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या राजनीति है, वो पढ़ाई जाती है। तो आपको 1947 से लेकर करके काफी हद, बिल्कुल एंडिंग तक आते आते आपको ये सारी जो अभी तक की भारत की राजनीति है, कौन कौन से बड़े मुद्दे उठे हैं भारत में, क्या वो मुद्दे हैं, क्यों उन मुद्दों पे हंगामा हुआ, कौन सी सरकारें कब आई, कौन सी सरकारें कब गई, कौन सी पार्टी की क्या विचारधाराएं हैं, सब कुछ आपको पता लग जाता है। तो जिस दिन आप कलेक्टर बनते हैं तो आपको पता रहता है अच्छा ये मुद्दा है, इस मुद्दे के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ओके, और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में या किसी भी देश के, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आज कोई घटना हो रही है तो उसका सडन इफेक्ट कल का ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप जब पढ़ लेंगे कि हाँ भाई देखो, मैं राजनीति विज्ञान में मैं ये चीज पढ़ करके आया हूं, मुझे पता है इसलिए आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से उनसे बात करनी होगी। हाँ मानते हैं कि ये बात है, पर ठीक है बैठ करके बात करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप उनको क्या समझा सकते हैं, उनकी समस्याओं के हल दे सकते हैं। इंडिया की बात फिर क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा आगे चल गया, बहुत आगे पहुंच गए, जिस दिन मान लीजिए आपको फॉरेन मिनिस्टर का क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, सचिव बना दिया गया। यहाँ पे वो वाला सेक्रेटरी नहीं है, हाँ फाइल लेकर के सर आज 4 बजे आपकी वहां मीटिंग है, 5 बजे यहाँ पर मीटिंग है, वो वाला नहीं है। ये कौन है, जो उनको सलाह देता है, एडवाइस देता है। अब अगर आपको फॉरेन मिनिस्टर का बना दिया तो अब आपको क्या पूछा जाएगा, हमारे उस देश के साथ संबंध कैसे, हाँ हम किस प्रकार से उनके साथ बिहेव करें, क्या हमें पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए, क्या हमें चाइना के साथ पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए। तो अब आप क्या है, ये जो दूसरी वाली बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, इसमें आप ये चीजें समझ जाएंगे कि इंडिया का रशिया की तरफ ज्यादा क्यों झुकाव है, अमेरिका की तरफ क्यों नहीं है, और अमेरिका की तरफ क्यों हो रहा है, रशिया की तरफ क्यों नहीं हो रहा, हमारे पाकिस्तान से क्यों लड़ाई चलती है, चाइना से इतनी क्यों नहीं है। तो काफी कुछ हद बातें आपको क्या है यहाँ इन 11th 12th में क्लियर हो जाती है।
तो अगर आप यूपीएससी का सपना संजोते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने सोच रखा है कि हमें कलेक्टर बनना है, हमें आईपीएस बनना है, एसपी बनना है, तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि 11th-12th की किताबों को बहुत तसल्ली से, बहुत विचार करके विस्तार से और विस्तार में आप पढ़िएगा। और अगर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अब भी 11th की पढ़िए, अगर आपने पिछले साल नहीं पढ़ी है, जब भी आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाए मार्च में, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने आपके पास रहेंगे। आराम से 3 महीने में जो मैं 11th के वीडियोस बना रहा हूँ वो वीडियोस देखिएगा, आपको काफी हद तक काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपना क्या है, दायरा बढ़ाइए, पढ़ने का दायरा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा किताबों को अपने करीब रखिए। ओके, अब बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या है कि भाई शीत युद्ध कहां तक चल रहा है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि जो मुख्य अखाड़ा है जहां पे सबसे ज्यादा आपको शीत युद्ध की हलचल देखने को मिलेगी वो तो यूरोप है, पर उसके अलावा भी हमने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्वी एशिया में काफी जगह क्या हो रहा है, युद्ध की बातें चल रही है, वहां पे गठबंधन बनाने के काम चल रहे हैं। सीटो, सेंटो, वियतनाम से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, चीन से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहे हैं। तो दायरा उसका कहां है, उसकी लिमिट, उसका एरिया कहां तक फैला हुआ शीत युद्ध का, वो हम लोगों को जानना है। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई। देखिए, अब एग्जैक्टली यहां पे बात ऐसी नहीं है कि शीत युद्ध के दौरान कोई भी एक गोली भी ना चली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन को समझिए। यहां पर क्या होता है, 1914 से 1918 तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद पूरी दुनिया ये चाहती थी कि दुनिया में कभी भी ऐसी स्थिति वापस उत्पन्न ना हो जैसे कि अब भी हुई है, और हम सबको एक साथ लेकर चलने के लिए एक संगठन बनना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, जो कि 1919 में लीग ऑफ नेशन के नाम से बनाया गया, लीग ऑफ नेशन के नाम से बनाया गया। अब 1919 में यह हुआ, संगठन बना, परंतु 1939 से 1945 के बीच में क्या छिड़ गया, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक हुआ, काफी ज्यादा लोगों की जान गई, ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को देखने को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर एक संगठन और बनाया गया 1945 में, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी आपके काम आएगा, आज के लेक्चर में देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बनाया गया 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना दिवस माना जाता है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और ये हम इसी किताब के अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और 1945 के बाद से अगर मैं देखता हूं, 45 से लेकर करके 91 तक का जो समय रहेगा, 91 तक का दौर रहेगा, वो रहेगा शीत युद्ध। ये है टाइमलाइन। अब यहां पर बात ऐसी नहीं है कि इस शीत युद्ध में किसी भी प्रकार की कोई एक गोली भी ना चली हो, एक व्यक्ति भी ना मरा हो, ऐसा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह था, जब लीग ऑफ नेशन बनाया गया तो कहा गया कि ऐसा युद्ध वापस ना हो, पर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो यही चैलेंज था कि भाई कभी दुनिया में ऐसा वापस से युद्ध ना खड़ा हो जाए। तो शीत युद्ध को इस लेवल पर नहीं गया कि वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए, या पहले प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध जितने हानिकारक है, जितने नुकसानदायक हुए हैं, उतना नुकसानदायक वो पूरी दुनिया के लिए हो जाए। गोलियां चली हैं, थप्पड़ थप्पड़ मारे गए हैं, एक दो चाटे दिए गए हैं, एक दो को डिशुम डिशुम भी करा गया है, परंतु इतना नहीं जितना कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में। मुख्य बात सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी ध्यान रखनी है शीत युद्ध की, जब हम बात करते हैं शीत युद्ध की, तो एक बड़े लेवल की जो लड़ाई होती है वो बड़े लेवल की लड़ाई नहीं हुई है, रक्त रंजित लड़ाई नहीं हुई है, और जो तृतीय विश्व युद्ध है उससे हमें दुनिया ने बचा लिया। शीत युद्ध पर ही बात चलती रही। तो खूनी लड़ाइयां काफी हुई है। इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये युद्ध चल रहा है, पर ये युद्ध इतना नहीं फैला कि किसमें बदल जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए, तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाए। और देखिए, अगर ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाता तो शायद बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। ठीक है, यहां पर युद्ध हुआ, फिर यहां पर युद्ध हुआ, और अब यहां पर अगर युद्ध हो जाता तो यहां तो साफ नजर आ रहा था पूरी दुनिया दो भागों में, दो गुटों में बटी हुई है, दो गुटों में, दो भागों में बटी हुई। और यहां विचारधारा की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी। आप देखिए, विचारों के नाम पे तो लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं। आज आप पार्टियों के नाम पे देख लो ना, पार्टियां क्या है, विचारधारा के तो है, पर नहीं मैं कांग्रेस को बहुत समर्थन करता हूं, वो कहेगा नहीं मैं बीजेपी को बहुत समर्थन, लोग लड़ पड़ते हैं। तो यहां पे तो एक जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की गजब की लड़ाई चल रही थी, वो भी दो महाशक्तियों में। सोचिएगा तीसरा विश्व युद्ध होता तो बहुत भयंकर विस्फोट ही विस्फोट हमें देखने को मिलते।
दोनों महाशक्तियां कोरिया में 1950-1953, बर्लिन 1958-1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। अब देखिए, कोरिया में 1950, ठीक है। कोरिया आप जानते हैं दो भाग है, कोरिया के उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कोरिया पहले पूरा एक ही था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ सालों के बाद में, कुछ समय के अंदर अंदर में वो क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। इस पर मेरी पूरी कोशिश है कि नॉर्थ कोरिया पर और साउथ कोरिया पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। ओके, एक स्पेशल वीडियो में बनाना चाहता हूं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पर कि उनका विभाजन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। और किम जोंग उन साहब जो है वहां के क्यूट से बच्चे, क्यूट से बच्चा तो नहीं होगा, ओके, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, क्या अपन को इस पर स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, या आपकी नजर में कोई ऐसा और टॉपिक आता हो, चाहे वो भारत का हो, विश्व में कहीं हो, कुछ ऐसा जिस पर आप जानना चाहते हैं कि नहीं सर हमें जानना है, प्लीज आप ऐसा कोई स्पेशल वीडियो टॉपिक कंटेंट से हट करके बनाइए, तो उस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे। बर्लिन कहां पर है? बर्लिन है जर्मनी में, और बर्लिन में एक दीवार बनाई गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार या बर्लिन वॉल इंग्लिश में। यह बर्लिन वॉल बनाई गई और इस बर्लिन वॉल को बाद में तोड़ भी दिया जाएगा। यह बर्लिन वॉल साफ क्या है, विभाजन करती है पश्चिमी और पूर्वी। तो पश्चिमी किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का। पश्चिमी किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का। और पूर्वी किसका प्रतीक है? सोवियत संघ का, मतलब साम्यवाद या समाजवाद का। ओके, तो और कांगो स्थान है। तो यहाँ पे तीन जगहों पे मुख्यतः देखने को मिला, कोरिया, बर्लिन, कांगो। यहाँ पर भी क्या हुई है? मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब क्या है? सीधे सीधे मुठभेड़ हुई है, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चलिए, थोड़ा बहुत डिशुम डिशुम चला है। संकट घेराता गया और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई तो संकट पूरी दुनिया को लगा कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, पर हुई नहीं, ठीक है। कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो अब दोनों ही पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और जब क्या होता है कि जब बात ईगो पर आ जाती है ना, जब हम कहते हैं मेरा नाक का सवाल है, अब मैं कैसे हट जाऊं, तो जब वो नाक का सवाल है ना, वो नाक कटे ना कटे पर वो इंसान के गले जरूर कटवा देता है। तो वही बात यहां पर हो रही है। अब दोनों अपनी ईगो पे ले चुके हैं कि नहीं नहीं हम पीछे थोड़ी हट जाएंगे। पर देखिएगा आज के लेक्चर में आपको समझ में आएगा, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही बहुत समझदारी के साथ, बहुत संयम के साथ आगे बढ़ते हैं और काफी ऐसी संधियां, ऐसे ट्रीटी, ऐसे समझौते करेंगे जिनसे कि युद्ध रुक जाएंगे, जो परमाणु बम है वो बनना रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम दोनों देश करते हैं। अब दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना सोवियत संघ पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। तो स्थितियां क्या है, थोड़ा सा संकट जो है वो काफी बढ़ जाता है, संकट गहरा हो जाता है। शीत युद्ध के दायरों की जब हम चर्चा करते हैं, हम कह रहे हैं कि शीत युद्ध का दायरा, इसका मतलब समझिए, ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बांटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? शीत युद्ध के दायरों की। अब अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि एक्सप्लेन शीत युद्ध के दायरे, या आप शीत युद्ध के दायरों को परिभाषित करें, तो आपको सीधा इतनी सी बात लिख देनी, हम उन क्षेत्रों से या हम उन एरिया से, एरिया यहां पे जो दायरा शब्द है उसको किससे दिखाया है? क्षेत्र से, एरिया से दर्शाया गया है। ऐसे क्षेत्र या ऐसे एरिया हैं जहां पे जो विरोधी खेमों में बटे देश हैं, जैसे हमने क्या देखा था, दो विचारधाराएं, एक वेस्टर्न अलायंस और एक ईस्टर्न अलायंस, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, जो दो खेमों में दुनिया बढ़ चुकी थी। अब इन दो खेमों में जो बटे देश हैं उनके बीच किसी भी संकट आया, मतलब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई हो, संकट के अवसर आए हो, युद्ध हुआ हो या युद्ध होने की संभावना बनी हो, चाहे युद्ध हुआ हो या होने की संभावना बनी हो, परंतु वो एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी, मतलब इतनी नहीं बढ़ी कि वो दोनों महाशक्तियों को लड़ा दे और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के सामने खड़ा कर दे। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। देखिए, रिश्ता या रिलेशनशिप कोई सी भी हो, रिलेशनशिप कोई सी भी हो, उनमें बातचीत जरूरी है। क्या है? बातचीत जरूरी है। बात करने से ही बात बनती है। क्या होता है? बात करने से ही बात बनती है। और मतलब हमें हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहिए बच्चों। अब जैसे यहाँ पर बात आई है संवाद की, संवाद का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, मतलब बातचीत करना। और मैं आजकल के युवाओं को काफी को ऐसा देखता हूँ, जीवन में थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी भी समस्या आ जाती है ना, ठीक है ना, बहुत ऐसे या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आजकल तो एक ट्रेंड सा बन चुका है सुसाइड करने का, आत्महत्या कर लेने का। आत्महत्या का मतलब आप समझते हैं, आप खुद को नहीं मार रहे, आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं। वो आत्मा जिसे कहा गया है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल अमर है, मतलब आप
और वो आत्मा में कौन है? ईश्वर है। आपने ईश्वर को मार दिया यार। हाँ, ये शरीर आपका थोड़ी है, आपका थोड़ी है। इस हमें 9 माँ गर्भ में रखती है, उस माँ का एहसान है इस शरीर पे। हमारे लिए पूरी सोसाइटी कितनी मेहनत करती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो क्या होता है? माँ, हमारे सोसाइटी आसपास वाले हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे घर नानी दादा दादी भैया सब हम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। तो सोसाइटी का हम पे ऋण है। फिर हमारा हॉस्पिटल में जब बर्थ होता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्स हम लोगों का ध्यान रखती है। तो हमारे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार थोड़ी है, हमारे माता पिता का अधिकार है, हमारा परिवार का अधिकार है, हमारे पूरे समाज, हमारे पूरी सोसाइटी का अधिकार है। समाज का मतलब यहाँ पे किसी जाति या धर्म से नहीं है, मानव समाज से सभी का अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार उस ईश्वर का है जिसने हमें शरीर दिया है। और आप कभी भी छोटी मोटी भी समस्या आते ये लो गलत, कभी भी नहीं बेटा, जीवन में कभी भी नहीं। चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें ऐसे काम जीवन में कभी नहीं करने। अब मैं ये बात बोल क्यों रहा हूं? अब क्या था, समस्या आती है, हम लोग कभी बात करना नहीं सोचते कि यार ये समस्या आई है, लो मैं बात कर लूं, मैं मेरे घर वालों से बात कर लेता हूं, मैं उस पर्सन से बात कर लेता हूं, मैं ऐसे बात। हमेशा बात करने से ही क्या होती है? बात बनती है। अब देखो, इन लोगों का भी ये बात समझाता हूं। इन्होंने क्या हो गया, काफी बार ऐसे मौके, ऐसे अवसर आए कि दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच में राजनीतिक संवाद बंद हो गए। राजनीतिक मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं दोनों देशों के बीच में, जो उनके संबंध है, उनको कहा गया है। तो जो उन दोनों के संबंधों को लेकर के जो संवाद है, जो बातचीत है, वो क्या हो गई? बंद हो गई, वो जारी नहीं रह पाई। अब बातचीत नहीं हुई तो क्या हुआ? उनमें गलतफहमियां हो गई। अच्छा, सोवियत संघ मेरे लिए ऐसा कहता है, अच्छा अमेरिका मुझे दबाएगा, मुझे मारेगा, अब भी देखता हूं। तो दोनों के बीच में जब संवाद नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो गलतफहमियां पैदा हो गई। गलतफहमियां पैदा हो गई तो उससे उन्होंने क्या, अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? संकट पैदा हो रहा है, दुनिया को डर लग रहा है, अरे लड़ लेंगे। तो जरूरत किस चीज की थी? बातचीत की। अगर ये बातचीत कर लेते हैं तो ये इस प्रकार की गलतफहमियां होती नहीं। तो हमेशा जीवन में बातचीत करने से ही बात बनती है। फिर इन्होंने आगे जाकर के देखा, हाँ यार हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, और इन्होंने बातचीत बात करके ऐसी बात बनी कि इन्होंने क्या है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। बच्चे, अगर बात करने से तीसरा विश्व युद्ध रुक सकता है, अगर बात करने से दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था उस खतरा टल सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके या मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, क्या वो बात करने से खत्म नहीं हो सकती? क्या अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड समस्या, आप हमसे बात करिए, आपके स्कूल के टीचरों से बात करिए। जीवन में कोई समस्या है, आप अपने माता पिता से बात करिए, गुरुजनों से बात करिए, जो जीवन में बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद दोस्त हो, उससे बात करिए। और कभी बात करनी है तो खुद से बात करिए, ठीक है? और जीवन में हमेशा सही रास्ते को अपना करके ही चलिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बात करने से ही बात बनेगी। नहीं तो कुछ लोग फिर आपकी बात करने का, आपका समस्याओं का फायदा उठा करके आपके दिमाग में गलतफहमियां पैदा कर देंगे। शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक घर में कपल रहते हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों कपल्स रहते हैं। कभी मान लीजिए इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई, बातचीत नहीं कर रहे हैं, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए। अब घर में फादर मदर भी है। तो जब इनको पता चला कि यार नहीं, दोनों बच्चे बात नहीं कर रहे, मतलब दोनों उनके बेटा और बहू बेटी समान है, ठीक है, तो दोनों जब ये बात नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने क्या करा, ये दोनों नहीं कर रहे, अब इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई होगी, ठीक है, कुछ गलतफहमियां, कुछ टेंशन, कुछ भी क्रिएट हो गया होगा। तो जब वो गलतफहमियां हो गई तो इनमें जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होता गया, बढ़ता गया, डिस्टेंस बढ़ता गया। और पर फिर क्या हुआ, ये दोनों जब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सके, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो फिर फादर ने इसको समझाया, मदर ने इसको समझाया, फिर दोनों ने बैठ करके बातचीत करी। तो कभी कभार क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो दोनों ही बातचीत करें। कभी कभार जो बेहतरीन अच्छे लोग जीवन में होते हैं ना, वो भी क्या कर देते हैं, बातचीत कर करके समस्याओं को दूर कर देते हैं। बस यहां पर भी वही बात हुई है। अब भी यहां पर अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों तो संवाद कर ही नहीं रहे ना, बातचीत कर ही नहीं रहे, पर संकट बढ़ता ही जा रहा है, संकट बढ़ता ही जा रहा है। तो जब संकट बढ़ता जा रहा है तो जो इन दोनों गुटों में नहीं है, जो अमेरिका के पक्ष में भी नहीं है, जो सोवियत संघ के पक्ष में भी नहीं है,
उन्होंने फिर बात कर करके दोनों गुटों को समझाया। देखिए, अब जो अमेरिका के पक्ष में थे वो तो बोल रहे थे नहीं नहीं अमेरिका सही है, अमेरिका सही है, अच्छा सोवियत संघ हमारे गुट वाले को मारेगा, देख लेंगे, आ जाओ। और सोवियत संघ के गुट वाले कह रहे हैं अच्छा अच्छा अमेरिका में इतनी हिम्मत है, हमें डराएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इन दोनों गुटों के बाहर जो देश है वो क्या है, इनमें शांति स्थापित करने का अवसर उनको मिलेगा और शांति स्थापित कराएंगे। तो ऐसा गुट कौन सा है, ऐसा गुट कौन सा है जो दोनों में ही नहीं है, उस गुट को हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ओके, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन अलाइंग मूवमेंट और शॉर्ट में से कहा जाता है नेम। गुट निरपेक्षता आंदोलन ये भारत की देन है, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और देखा कि पूरी दुनिया में ऐसी स्थितियां चल रही हैं, तो क्या हो, हमें ना तो अमेरिका के गुट की तरफ जाना चाहिए और ना ही हमें सोवियत संघ के गुट की तरफ जाना चाहिए, हम दोनों की तरफ ही नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, मतलब हम दोनों गुटों की तरफ ही नहीं जाएंगे। नॉन अलाइन, अलाइन का मतलब क्या, एक तरफ झुकना, हम एक तरफ झुकेंगे नहीं, हम दोनों की तरफ से बिल्कुल सेंटर में है, ना तो हम इधर हैं ना हम इधर हैं। तो हम एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं, एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं जो कि क्या हो, किसी भी गुट की तरफ ना हो। तो इसमें मुख्यतः किन देशों को जोड़ा गया है, जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश है उनको मुख्यतः इसमें जोड़ा गया है। क्यों, क्योंकि वो अभी जस्ट आजादी हुए थे, वो आजादी हुए थे, उनकी इनकी और भारत की समस्या सेम थी। अभी भारत के लिए या उन देशों के लिए सुपर पावर बनने का सपना नहीं था, अभी सोवियत संघ को हराना सपना नहीं था, अमेरिका को हराना सपना नहीं था। अभी जो समस्याएं थी क्या थी कि देश में से गरीबी खत्म करनी है, देश में जो अशिक्षा है उस अशिक्षा को दूर करना है, देश के लोगों का विकास हमें करना है। तो अभी हमें इन झमेलों में नहीं फंसना। परंतु जब देखा कि दुनिया में संकट है और इस संकट का कभी ना कभी हम पर भी प्रभाव हो सकता है, मतलब मान लीजिए लड़ ली पूरी दुनिया, ये दोनों गुट लड़ लिए तो पूरे विश्व को ही हानि होगी, नुकसान तो पूरे विश्व को ही होगा। तो फिर क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के नेताओं ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और दोनों को प्यार से समझा दिया। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जवाहरलाल नेहरू, ये यहां पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता आंदोलन, और गुट निरपेक्षता आंदोलन के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होगा बेटा, पूरा एक लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर ही हो सकता है। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन हम पूरा पढ़ेंगे, कौन से 5 शुरुआत के नेता थे, कैसे उनकी शुरुआत हुई। उससे पहले एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि अफ्रीका और एशिया की यूनिटी के, एकता के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते हैं, पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इन दोनों के बीच में जो डिशुम चल रहा था उसमें मध्यस्थता करी, मतलब मध्यस्थता में बैठ करके उनके बातचीत कराई और शांति उनमें स्थापित करी। कोंगो संकट, कोंगो में जो संकट चल रहा था उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब देखिए, कोंगो संकट चल रहा था तब संयुक्त राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है, काम ही यह है कि भाई तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे, यही काम है ना, तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है, वो महासचिव का ही होता है, जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। तो उस महासचिव ने सोचा कि भाई ये लड़ लिए तो जैसे लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, इनको समझाओ कि भाई तुम लड़ते हो तो ठीक है पर मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए रुक जाओ, ऐसा काम मत करो। तो उन्होंने कोंगो संकट में जाकर के समझाया और वहां पे भी शांति स्थापित करवा देते हैं। तो पहले नेहरू जी ने योगदान दिया, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव उन्होंने एक प्रमुख रोल निभाया। यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, एक बात यह भी देखिएगा कि 1945 से लेकर के 91 के बीच में, 1945 से 1991 के बीच में बहुत बार हिंसक झड़प होती है, मतलब थोड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, थोड़ा गुस्सा आक्रोश होता है, फिर बढ़ता है कि लगता है अब युद्ध हो जाएगा, फिर ठंडे हो जाते हैं। पर दोनों देशों ने, चाहे अमेरिका हो सोवियत संघ, दोनों ने ये बात समझ ली थी कि यार युद्ध को किसी भी स्थिति में टालना होगा, अगर युद्ध को नहीं टालेंगे ना तो समस्या हो जाएगी, युद्ध को टालना जरूरी है। तो अब वो युद्ध को टालने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव करा है। तो अब इसी समझ में क्या है कि जो दोनों महाशक्तियों उन्होंने संयम बरता, पेशेंस रखा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे से ही लड़ाई होते दोनों महाशक्तियां लड़ना शुरू हो जाती है। ये लड़ क्यों नहीं रही है, ये भी आप एक बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अप्रोध की जो नीति है वो भी काम कर रही है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। और अप्रोध की नीति क्या कहती है कि दोनों के पास इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक दूसरे को काफी क्षति, काफी नुकसान पहुंचा सकती है, तो दोनों ही जो टीम है वो कोशिश करती है कि लड़े ना। तो वही चीज यहां पर हो रही थी, अप्रोध की नीति भी काम कर रही थी। तो संयम था, संयम
कर रखी थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले थे, इंटरनेशनल मैटर्स थे, उसमें जिम्मेवारी बर्ताव कर रही थी, जिम्मेदारी वाला कि नहीं नहीं हम महाशक्तियां अगर हम ही लड़ लेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई, पर जो कंपटीशन है वो समाप्त नहीं हुआ। प्रतिद्वंदिता चलती रही, कंपटीशन चलता रहा, समाप्त नहीं हुआ। और इस प्रतिद्वंदिता के साथ साथ एक चीज और है, शक। और शक का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। शक किस बात का? चलो अब अमेरिका ने सोच लिया कि हाँ हाँ भाई यार युद्ध को टालना है, सोवियत संघ ने भी सोच लिया हाँ हाँ युद्ध को टालना है, दोनों जिम्मेदारी वाला व्यवहार भी पूरी दुनिया में कर रहे हैं, संयम भी बरत रहे हैं, सब बात है। पर अमेरिका के मन में यह शक है कि यार कल को सोवियत संघ ने और ज्यादा अपने हथियार बढ़ा लिए और कभी मान लो बहुत ज्यादा तैयारी कर करके क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो अमेरिका तो तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, अपने भी हथियार बनाते रहो, तैयारी तो रखो भाई, तैयारी तो रखो। लड़ाई होगी तो लड़ लेंगे, नहीं तो हथियार पड़े हैं। और सोवियत यूनियन भी यही सोचता है कि अगर यार अमेरिका ने मान लो हथियार तैयार कर लिए तो फिर अपना क्या होगा। तो इसलिए अपने भी क्या करो, हथियार बना करके रखो, तैयारी रखो। मतलब और ये तैयारी जो है, ये तैयारी क्या कर रही है, विश्व को खतरे में डाल रही है। बस ये तैयारी विश्व को खतरे में डाल रही है। जैसे आपको कोरोना के समय में आपके घर वालों ने बोला होगा, अरे बेटा एग्जाम हो या ना हो तो तैयारी तो रख, तो तैयारी तो कर, तैयारी तो कर। तो आपके दिमाग में भी शक था, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, पर घर वाले बार बार ये कहते थे कि बेटा तैयारी तो रख। ठीक है, आपको रखनी चाहिए थी, पर इनकी तैयारी थोड़ा सा डर लगता है। एक दूसरे के प्रति शंका, जो शक है, शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए। तो दोनों ने भरपूर हथियार जमा किए। और वैसे देखिए शक थोड़ा बहुत सही भी है। जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका ने 1949 में नाटो बना लिया, नाटो बना लिया, सीटो सेंटो अलग अलग गठबंधन बना लिए। तो सोवियत यूनियन को तो पहले ही डर लगता, बोले यार तू पहले से भी गठबंधन बना करके बैठा था, मुझे तो बताया नहीं। तो काफी हथियार इन्होंने जमा कर लिए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। युद्ध की तैयारी जारी थी। हथियारों के बड़े जखीरे युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। और ये जो हथियारों के बड़े जखीरे, मतलब ये जो इतना बड़ा हम हथियारों का स्टोर कर रहे हैं या हम हथियार बना रहे हैं, वो युद्ध से बचे रहने के लिए भी जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि हथियारों का हमारे पास ज्यादा होना युद्ध से बचा रहना है, क्यों है? बात ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है और ये सोवियत यूनियन है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अमेरिका के पास 10 परमाणु मिसाइल है, ओके, और हम ये मानते हैं कि सोवियत संघ के पास भी 10 ही परमाणु मिसाइल है। अब भी ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों के पास बराबर टक्कर है। ओके, तो अब भी ना तो अमेरिका सोवियत संघ को मार रहा है, ना सोवियत संघ अमेरिका को मार रहा है। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो ये इसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसको मारने की कोशिश करे, पर नहीं करे, मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपरोध की नीति यहां पर काम कर जाएगी। ठीक है, अपरोध वाला, क्योंकि उसके पास भी ताकत है, इसके पास भी ताकत है। अब कल को मान लो कि इन्होंने हथियार करना कम कर दिया, पर जैसे मान लो कि अमेरिका तो हथियार बढ़ाता जा रहा है, इसने 15 कर लिए, इसके पास 10 ही, इसने 20 कर लिए, पर इसके पास अभी भी 10 है। ओके, तो कल को क्या हो सकता है, जैसे अमेरिका को खबर लगे अरे यार सोवियत संघ के पास हथियार कम है, अपने पास ज्यादा है, तो हो सकता है कि अमेरिका क्या कर दे, सोवियत संघ पर अटैक करके सोवियत संघ को खत्म कर दे। पॉसिबिलिटी है। अब इसका उल्टा भी देख लो, मान लो कि अमेरिका के पास हथियार 10 ही हैं, पर ये बढ़ा ले, ये 15 कर ले, ये 20 कर ले, और इसके पास अभी भी 10 है। और कल को सोवियत संघ को खबर लग गई कि नहीं 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 अमेरिका के पास हथियार कम है, उड़ा दो, अभी तो मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर क्या होगा, मतलब वो जो अपरोध वाला डर है, वो डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो डर क्यों है? क्योंकि दोनों समान है, दोनों के पास इतनी पावर है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचा देगी, तो इसलिए क्या है, वो रुके हुए हैं। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि ज्यादा हथियार भी हमारे इसलिए हैं क्योंकि हम युद्ध से बचे रहे। अगर किसी के पास भी, एक जने के पास भी हथियार कम हो गए, तो दूसरा उसका फायदा उठा करके उसको हथियार उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या होगा, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है। ओके, मेरे दिमाग में भी आता है और किताब वालों के दिमाग में भी आया, तो उन्होंने डाल दिया और मैं लेकर के आ गया। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। ये कहना क्या चाहता है? नहीं, कहना ये चाहता है, चलो भाई मान लो अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं कि हम नहीं हम परमाणु मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी मान लो शरारत में, मस्ती मजाक में छूट जाए, मस्ती मजाक में चल जाए, ठीक है भाई, कभी गलती से ड्रॉप हो गया, गलती से चल गया, तो क्या कर लेंगे। अब जैसे मान लो कभी दो, जैसे ये देश है एक्स और वाई, एक्स अमेरिका के गठबंधन में है और वाई इसके गठबंधन में, सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत छूट मूट से गलती से कुछ हो गया, एक्स ने वाई पे चला दिया, तो अब है ना, अब सोवियत संघ को तो क्या लगेगा, अरे अमेरिका ने हमारे एक्स पे, हमारे वाई पे मिसाइल छोड़ दी, ये लो, तो अब युद्ध शुरू।
क्योंकि सोवियत संघ को ये नहीं बताया कि गलती से छूट गई, मजाक चल रहा था, सॉरी भैया सोवियत भैया गलती से हो गया ऐसा, पर अब पता नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यहां पे रहना ये सोच रहे हैं अंकल कि भैया अगर गलती से कुछ हो जाए, थोड़ी सी कोई दुर्घटना घट जाए, ठीक है, दुर्घटना का मतलब क्या होता है, जो घटना कभी हम चाहते नहीं ऐसी हो, तो वो दुर्घटना हो गई, वो शरारत में मस्ती मजाक में कुछ ऐसा क्या हो गया, काम हो गया, तो अब उसमें क्या होगा। इसी कारण भाई ये बात अमेरिका ने भी सोची और सोवियत संघ ने भी सोची, बोले हाँ यार हथियार पड़े भी हैं और हथियार बनाने भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अवरोध वाली जो नीति है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या करा कि सोच समझ करके काम करते हैं, और अगर कभी गलती से चल गया तो यहाँ तो दोनों देश लड़ पड़ेंगे, महाशक्तियां लड़ पड़ेंगी। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। यहां से अब आप इन दोनों का सहयोग और इनका जो प्यार है ना वो देखते रहिएगा, ओके, दोनों का प्यार देखते रहिएगा। अब इन्होंने क्या सोचा कि हाँ बात ऐसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो इन्होंने कुछ जो परमाणविक है, ठीक है, जो एटॉमिक है वो, और उसके अलावा जो कुछ बाकी के हथियार है उनको सीमित करना, सीमित मतलब थोड़ा सा लिमिट में लाना, भाई इतने तो रखेंगे बिल्कुल भी नहीं, और कुछ ऐसे हथियार हैं जिनको समाप्त करने के लिए क्या करना शुरू किया, सहयोग करना शुरू करा। या तो सीमित या समाप्त करने के लिए क्या कर रहा है, सहयोग, ठीक है, सीमित, समाप्त या सहयोग कर रहे हैं वो। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लगाया जा सकता है। तो अब दोनों ही महाशक्तियों ने क्या तय किया, अस्त्र नियंत्रण, अस्त्र का मतलब क्या होता है, जो वेपन्स है, ठीक है, उन वेपन्स पे हम क्या करेंगे, नियंत्रण लगाएंगे, कंट्रोल लगाएंगे। वेपन्स को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या तो हम सीमित कर देंगे, मतलब हम उसमें कुछ लिमिट लगा दें, भाई इससे ज्यादा हम लोग नहीं बनाएंगे, ओके, और या हम लोग उसको समाप्त कर दें, या तो हम सीमित कर दें या हम लोग समाप्त कर दें। तो वेपन्स कंट्रोल या अस्त्र नियंत्रण की जो ये होड़ लगी हुई, रेस लगी हुई, उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये काम करेंगे। इससे क्या होगा, स्थायी संतुलन बन जाएगा। स्थायी संतुलन कैसा है, जैसे कि मान लो अमेरिका के पास भी 10 न्यूक्लियर मिसाइल है और इसके पास भी 10 न्यूक्लियर मिसाइल है, ओके, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या है, अगर अब नहीं बनाएंगे तो दोनों के पास बराबर ही है, तो अवरोध की नीति भी बनी रहेगी और विश्व तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से भी बचा हुआ रहेगा। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। अब 1960 का जो दशक है, दशक का मतलब क्या है, 10 साल वाला, एक दशक में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं। तो जो 1960 के दशक का उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का मतलब जो क्या है, स्टार्टिंग का फेस है, जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है, उसमें क्या है, इन्होंने क्या है, 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इस एक दशक के अंदर 1960 से लेकर के लगभग 97 तक इन्होंने मुख्यतः 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। ये 3 संधियां या समझौते कौन से थे, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पढ़ेंगे इसके बारे में, परमाणु अप्रसार संधि पढ़ेंगे इस पे भी, परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि, परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इन तीनों के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अब जो मैंने आपको कहा था कि आज हम उस बॉक्स की चर्चा करेंगे, अब वो बॉक्स तो क्या है, सबसे आखिरी में दिया हुआ है, पर अब एक बात बताइए, ट्रीटियों की बात यहां पर हो रही है, इस लेक्चर में हो रही है, और उस बॉक्स को मैं आखिरी में चर्चा करूं तो फिर क्या है, बेकार है ना भाई। हमारा टीचर्स का काम क्या है, किताब में जो चीज लिखी हुई है उस किताब को आसान भाषा में आपको समझाना और उसको इस प्रकार से देना कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो इन संधियों की बात चली, अब आज के लेक्चर में मैं अगर ये संधियां छोड़ जाता, ठीक है बेटा, अब वो बॉक्स दिया, वो बॉक्स लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आपकी तो बत्ती गुल हो जाती, तो इसलिए मैं आपकी बत्ती गुल नहीं होने दूंगा, ओके। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीमित मतलब लिमिटेड, लिमिटेड परमाणु एटम परीक्षण मतलब टेस्ट। अब देखिए परमाणु को या बाकी जो अन्य हथियारों को सीमित करने के लिए जो परीक्षण करते थे, वो जो टेस्ट है, देखिए कोई भी परमाणु जब बनाया जाता है एटम, उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो उनको लिमिट करने के लिए, उन पर सीमित करने के लिए यहां पे क्या करी जाएंगी, संधियां समझौते करे जाएंगे। पहला है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे LTBT कहा गया है, ओके। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT कहा गया है, इनके आगे फुल फॉर्म भी बताऊंगा। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2, ठीक है। ये तो मुख्यतः 6 जो संधियां हैं वो है, इसके अलावा और भी बीच बीच में ये मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, नाश्ता पानी कर करके घूमते फिरते रहेंगे और दुनिया चिंता में रहेगी।
सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसे क्या कहा गया है? LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड, मैं लिख देता हूं, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या बोला गया है कि जो आप टेस्ट करते हैं उसको क्या करा गया है? बैन करा गया है लिमिटेड लेवल पे। हम एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जिसमें जो हम न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु टेस्ट करते हैं, उन टेस्टों को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है, कुछ लिमिटेड पे, कुछ सीमित स्तर पे। भाई इससे ज्यादा आप क्या है, आप न्यूक्लियर टेस्ट या कोई टेस्ट नहीं करेंगे। वायुमंडल मतलब हवा में, बाहरी अंतरिक्ष पूरे स्पेस में, या पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण, आप मतलब इन जगहों पे कोई भी परीक्षण या टेस्ट करते हैं उस पर पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगाने वाली ये संधि है। इस पे किस किसने हस्ताक्षर करे हैं? अमेरिका ने करे हैं, ब्रिटेन ने करे हैं, सोवियत संघ ने करे हैं। और कब करे हैं? 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर करे। कहां पे करे? मॉस्को में। मॉस्को कहां पर है? रशिया में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो ट्रीटी है LTBT ट्रीटी हुई कब है? 5 अगस्त 1963 को। कब हुई है? 5 अगस्त 1963 को हुई है। कहां पर हुई है? मॉस्को में हुई है। किस किस ने साइन करे हैं? तो अमेरिका, सोवियत संघ तो करेगा ही करेगा, पर ब्रिटेन ने भी करे हैं। ओके, यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। मतलब देखिए 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुए, और एक हमेशा क्या होता है? लागू करने की भी तारीख होती है। तो 10 अक्टूबर 1963 से लागू करा गया कि 10 अक्टूबर 1963 से हम कोई भी किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों का परीक्षण ना करेंगे या सीमित स्तर पर करेंगे। दूसरी है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे कहा गया NPT, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, परमाणु अप्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बिल्कुल इंक्रीमेंट करना। पर आप अप्रसार कर रहे हैं, मतलब आप बढ़ाएंगे नहीं, परमाणु हथियारों को आप बढ़ाएंगे नहीं। तो एक ऐसी संधि ट्रीटी हो चुकी है। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। देखिए, आप सभी जानते हैं परमाणु हथियारों के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने देखा जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए, और बहुत लिटिल बॉय फैटमैन के नाम से 15 किलोटन और 21 किलोटन के गिराए गए। आज काफी ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिनमें से एक भारत भी है। परंतु इनमें एक बात कही गई, ये जो परमाणु अप्रसार संधि है NPT, इस पर काफी देशों को साइन करने के लिए कहा गया था। इसमें यह बात कही गई कि 1967 से पहले 1967 से पहले अगर जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, इट्स ओके, अब इन देशों के बाद कोई नहीं बनाएगा। तो अब 1967 से पहले किस किस के पास थे? सबसे पहले तो आप अमेरिका के पास परमाणु हथियार है। दूसरा सोवियत यूनियन, या जिसे मैं रशिया लिख देता हूं, ओके, सोवियत यूनियन। तीसरा है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन। फोर्थ है फ्रांस। ये चारों वो देश हैं जो कि मित्र राष्ट्र में थे और द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं। और पांचवा क्या है? चाइना। चाइना ने 1964 में 1964 में क्या कर लिया था? परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो बोला अब इन 5 देशों के अलावा कोई भी है ना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा। जब इंडिया को इस बात के लिए कहा गया कि आप हस्ताक्षर करिए, तो इंडिया ने गाल पे दिया तमाचा, खींच करके चाटा। बोले बेटा तुम लोग अब जीना शुरू करो, हम जी करके छोड़ दिया हमने, ठीक है ना, ये ज्ञान हमें मत दो। मतलब तुम 5 तो ये परमाणु हथियार बना करके दुनिया को डराओगे और बाकी दुनिया को तुमने बेवकूफ समझ रखा कि हम हथियार ना बनाए। तो बोले हम ऐसी ट्रीटी पे, ऐसी संधि पे विश्वास नहीं करते। हम ये मानते हैं, भारत ये कहता है कि हाँ चलिए ठीक है, हम ऐसी संधि पर साइन भी कर देंगे, पर सभी जो परमाणु देश है वो भी अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे, खत्म कर दे, कोई भी ना रखें, फिर हम भी तैयार हैं। पर जब आप 5 तो रख सकते हैं और बाकी क्यों नहीं रख सकते? ऐसा क्यों? तो जब 5 को आपने इजाजत दी है तो फिर बाकी देशों को भी इजाजत दो। तो NPT जैसी ट्रीटियों पे कभी भी भारत कभी भी आगे जाकर के भी साइन नहीं करेगा। और इसमें हम जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसके अध्याय 4 में हम और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत के क्या विचार है, भारत क्या सोचता है। तो मना कर दिया भारत इन पे साइन करने के लिए। फिर एक भारत 1974 में ट्राई करेगा, ठीक है, और फिर फाइनली 1998 में 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट भारत करता है और सफल हो जाता है और परमाणु देशों की जो श्रेणी है उसमें कैटेगरी में आ जाता है। और फिर हमारे पीछे पीछे कौन चलता है? पाकिस्तान। तो हमने भी 1998 में करा, तो वो भी 1998 के एंड तक आते आते परमाणु परीक्षण कर ही लेते हैं। तो ये संधि ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ
एटमी हथियार मतलब ये जो परमाणु हथियार है सिर्फ इन 5 देशों के अलावा कोई भी देश हासिल नहीं कर सकता। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। मतलब 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं वो ठीक है, बाकी कोई भी दूसरा देश नहीं बना सकता। इस संधि के तहत यह बात कही। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश आते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ जिसे बाद में रूस कहा गया, ब्रिटेन या आप यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, फ्रांस और चीन। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूएसए, यूएसएसआर और यूके, ये 3 तो आपको यू से याद होने चाहिए, यूएसए, यूएसएसआर और यूके। उसके बाद है फ्रांस और चाइना, तो आप एफसी भी रख सकते हो, ठीक है, एफसी। तो यू 3 तो यू आ गए और फिर 2 एफसी आ गए। और ध्यान रखिएगा ये 5 ही फिर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और वो 5 स्थायी सदस्य हैं वो ये हैं, और इनके पास एक विशेष अधिकार होता है, वो अधिकार है किसी भी कानून को रोकने का कि भाई हम ये बात नहीं मानते, कैंसिल कर दो, बस एक के बोलते ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे जब उस चैप्टर में। पर ध्यान रखिएगा ये 5 देश ही फिर क्या है, अभी महाशक्तियां मानी गई इसके अंतर्गत, और इनको फिर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी जगह दी जाएगी। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। तो वॉशिंगटन में अमेरिका ने, लंदन से ब्रिटेन ने और मॉस्को से रशिया ने, यूएसएसआर ने हस्ताक्षर कर दिए, और 5 मार्च 1970 से इसको प्रभावी माना गया। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया कि भाई अब पता नहीं कब तक है, ये इसी प्रकार से चला रहेगा कि भाई यही देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करा था तो अमेरिका की बहुत कोशिश थी उस परमाणु परीक्षण को असफल करने की, ठीक है ना, पर भारतीय तो सबसे आगे रहते हैं, अमेरिका को कानों कान खबर नहीं लगने दी कि हमने परमाणु परीक्षण कर भी लिया है। ओके, अब नेक्स्ट है सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता 1, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। टॉक्स का मतलब क्या होता है, बातचीत, तो इसको शॉर्ट जो नाम है उसका SALT I है। कभी कभार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा जैसे कि SALT I क्या है। अब SALT I आप मत लिखने लगना नमक के बारे में, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों ने कभी जीवन में ही किताब नहीं खोली होगी 12वीं की और आखिरी में जाकर के खोल रहे होंगे, उनको तो ये लगेगा SALT यहाँ पे अच्छा नमक के बारे में पूछ रहे होंगे, ठीक है ना। तो SALT यहाँ पे नमक नहीं है, आप चाहे इसकी हिंदी में परिभाषा लिख दीजिएगा, सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता, ये आप हिंदी में लिख दीजिएगा और फिर समझा दीजिएगा। सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता का पहला चरण 2 चरणों में ये मीटिंग होती है। एक पहला चरण होता है, मतलब पहली बार जो मीटिंग होती है वो 1969 में होगी, के नवंबर में आरंभ होती है। सोवियत संघ की तरफ से नेता कौन आते हैं, लियोनिड ब्रेजनेव, ये लियोनिड ब्रेजनेव है ये, और अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे रिचर्ड निक्सन, ये 37वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ओके, इनके बीच में 26 मई 1972 को मॉस्को में निम्नलिखित समझौतों पर दस्तखत हुए। कौन कौन से समझौते हैं, परमाणु मिसाइल परिशमन संधि ABM ट्रीटी। ओके, परमाणु मिसाइल परिशमन संधि, जो हम परमाणु मिसाइलें हैं उसका परिशमन मतलब हम उस पर लिमिटेशन लगाएंगे, हम उस पर रोक लगा देंगे, क्योंकि परमाणु मिसाइलों की बात कहां पर हुई है, क्यूबा मिसाइल संकट में हुई है, क्यूबा मिसाइल संकट में हुई थी ना परमाणु मिसाइल की बात, तो परमाणु मिसाइल पर ये रोक लगाना चाहते हैं। सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिशमन के बारे में अंतरिम समझौता, और जो घातक हथियार है जितने भी जो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं उन हथियारों पर भी हम क्या लगाएंगे, लिमिटेशन लगाएंगे। पर उस पर क्या करा गया, एक अंतरिम समझौता। अंतरिम समझौता का मतलब क्या है, एक टेम्पररी संधि करी गई है। अभी उस पर 100% ये लोग श्योर नहीं है, पर अंतरिम कर दिया गया, हाँ हम कोशिश करेंगे इसको लेकर। यह 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। देखिए करा कब है, 26 मई 1972 को इन्होंने साइन करे हैं, और 3 अक्टूबर 1972 से यह लागू हो जाएगी। दूसरी है सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT II। अब देखिए SALT I जो पहला चरण था वो 1969 में चला, बातचीत हुई, 1972 में ट्रीटी साइन होती है। ओके, अब आ जाइए दूसरा चरण है, वो 1972 के नवंबर में चलता है। अब इस बार कौन आते हैं, जिम्मी कार्टर आते हैं। ये जिम्मी कार्टर जो है ये
39वें राष्ट्रपति हैं, ओके, अमेरिका के। और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव भी हैं। इन्होंने वियना में, ओके, वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना में 18 जून को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिशमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर करे। देखिए अब यहां पे क्या है, सामरिक रूप से घातक हथियार, जो घातक हथियार थे उन पे क्या करा था, अंतरिम समझौता ही करा था, पर यह 1979 में क्या कर दिया है, इस पे पूर्ण रूप से लिमिटेशन लगा दी है कि भाई नहीं, अब इस पे हम लिमिटेशन ही लगा करके रखेंगे, वो हस्ताक्षर कर दिए। फिर सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम करना। तो जो हमारे पास ऐसे अस्त्र हैं, ऐसे आर्म्स, ऐसे हथियार हैं, उन पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे। तो अब यह है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 आएगा, ओके। तो पहला चरण और दूसरा चरण, सोल्ट का पहला चरण, दूसरा चरण, और स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गॉर्बेचोव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जॉर्ज बुश, ये जॉर्ज बुश है, और ये है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आप अध्याय 2 में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। मतलब सोवियत संघ 1991 में टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा, और उस विघटन के लिए कहीं ना कहीं अगर जो जिम्मेदार माना जाता है वो मिखाइल गोर्बाचेव को ही माना जाता है। और अभी 30 अगस्त 2022 को ही इनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। तो दुनिया के नेताओं ने तो उनकी काफी तारीफ करी है कि शांति के लिए इन्होंने काम करा, परंतु रशिया के जो नेता हैं वो मानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने हमारे सोवियत संघ को तोड़ दिया, जो कि गलत बात है। तो अभी अपने अपने विचार हैं, और विचार की आज़ादी है, चाहे वो भारत में हो चाहे कहीं पर भी हो, ओके। तो किस किस ने साइन कर लिया, जॉर्ज बुश ने और गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को साइन करा है। अभी तक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये सोवियत संघ चल रहा है, पर सोवियत संघ का विघटन किस दिन माना जाता है, 25 दिसंबर 1991 को, जिस दिन मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा दे देंगे उस दिन, ओके। तो इन्होंने भी घातक हथियारों के जो परिसीमन है उस पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। फिर स्टार्ट सेकंड, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्याओं में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर करें। अब देखिए, आप बार बार मैं देख रहा हूँ सामरिक घातक हथियार, तो घातक हथियारों में इन्होंने कैटेगरियां रखी है, ये हथियार, ये हथियार। तो कुछ को सोल्ट 1 में रोका, फिर कुछ को सोल्ट 2 में, फिर स्टार्ट 1 में, स्टार्ट 2 में, ओके। हमें जितना बुक में दे रखा है हमें उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में भी नहीं जाना। अब यहाँ पे जो आपको एक बात इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखनी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ठीक है, पर यहाँ पे बोला गया रूसी राष्ट्रपति मतलब रशियन प्रेसिडेंट कौन है, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन कौन है, ये रहे। अब रशिया हो चुका है, क्योंकि ट्रीटी कब हुई है, 1993 में हुई है ना, तो कब टूट गया था, 25 दिसंबर 1991 को। तो 25 दिसंबर 1991 से पहले सोवियत संघ के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के महासचिव चल रहे थे, पर अब कौन चल रहा है, अब रूसी राष्ट्रपति चल रहे हैं, और पहले रूसी राष्ट्रपति कौन है, यही रहेंगे, बोरिस येल्सिन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, पर अब हमारे आ जाते हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं, एमसीक्यूज ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो था लेक्चर नंबर 3, उस लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको 8 क्वेश्चंस देकर के गया था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने करे होंगे, ओके। तो इनके आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का है बी, थर्ड का है ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, 7th का ए और 8th का ए, ओके। ये 8 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स थे। अगर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप बता दीजिएगा, वैसे यही आंसर्स है, और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर क्वेश्चंस हैं, ओके। अब आज के क्वेश्चन जान लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, समाजवादी क्रांति के नेता हैं, सोवियत संघ के महासचिव हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, ओके। येल्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका के, सोवियत संघ के, एस्टोनिया गणराज्य के, या रूसी गणराज्य के, ठीक है। तो ये अब आप बता दीजिएगा, और आज ज्यादा नहीं, आज 2 ही एमसीक्यू हैं, क्योंकि ज्यादा टॉपिक में से कुछ पूछा नहीं गया है, तो 2 ही क्वेश्चन है, ओके। और अब आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सर ये, और बताइए कैसी चल रही है सीरीज, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और आपकी जो तैयारी है कलेक्टर बनने की उसे जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।